वेलकम बैक टू एक्सप्रेस में बात करेंगे भारत की। तो मोदी सरकार के आने के बाद हिंदुस्तान इस वक्त ऐसा लगता है कि तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। तासुब पसंद पॉलिसियों के बायस भारत के तमाम इदारे ज़बूहाली का शिकार नजर आते हैं और इससे तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहती है। लेकिन जो जो वक्त गुजर रहा है, एक के बाद एक साजिश तो नाकाम हो ही जा रही है। दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा भी आ रहा है। मैंने इससे पहले जब शेख साहब से हमारी बात हो रही थी तो पुलवामा का जिक्र हमने किया था। पुलवामा हमला जो ड्रामा था वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। फिर जो EU डिसइंफो लैब है उसने भारत का चेहरा दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के डोजियर्स के जरिए मोदी सरकार को बेनकाब किया। और रिसेंटली जो अर्नाब गोस्वामी की चैट सामने आई, उसके बाद तो जो रही सही कसर थी वो भी निकल गई। और अब भारत के नाकिस और कमजोर दिफाई निजाम की गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता एक दहाई से भारत की फौजी ताकत जवाल का शिकार है। बजट का बड़ा हिस्सा दिफा पर खर्च करने के बावजूद भारत मतलूबा नताइज हासिल करने में बुरी तरह नाकाम है। गैर मुल्की मीडिया ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की दफाई कुव्वत में इजाफे को हिंदुस्तान पर बर्तरी जो है उस पर करार दिया। 28 फरवरी 2020 की बात की जाए तो पाकिस्तान के F-16 के हाथों भारतीय MiG-21 की तबाही इस बात का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय फौज की भी बात की जाए तो टॉप रैंक्स के आर्मी ऑफिसर्स आपस में लड़े, एक दूसरे के खिलाफ दरख्वास्तें दी जा रही हैं, जबकि भारतीय फौजियों में खुदकुशी का रुझान बहुत बढ़ रहा है। गुज़िश्ता अशरे की बात की जाए तो 1100 फौजियों ने खुदकुशियां की, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इसके साथ साथ अगर हम स्कैंडल्स की बात करें तो राफेल डील हो या हरासमेंट का मामला हो, कई स्कैंडल भारतीय फौज के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह है। बिल्कुल, और ये बदनुमा दाग हमने तो धोने की कोशिश की व्हाइल सर्विंग सम फैंटास्टिक टी, बट इंडिया स्टिल वांट्स, जिस तरह ऐसा लगता है कि मोदी किसी साजिश में है भारत में और भारत को वाकई तोड़ के रहेंगे। मौजूदा हम इस सारे इंट्रो के अंदर एक बात जो हम भूल रहे थे वो किसानों का एहतजाज है और मुसलमानों के हवाले से जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके अलावा 35A इन कश्मीर, मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं है। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे एंकर पर्सन और तज्जियाकार हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। कामरान, थैंक यू। सूरत हाल तो हमारे सामने है इस वक्त जो चल रही है भारत के अंदर, और कंट्रोल, एक तो कोविड ने इंडिया को डैमेज किया, उससे पहले आपको मालूम है मुसलमान सरापा एहतजाज थे, और अब जो उनकी मईशत की बैकबोन है सारा पंजाब, वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, दिल्ली को ब्लॉक किया हुआ है। इस सारी सूरत हाल के बाद भारत आपको किस जानिब जाता नजर आता है, जब ऑलरेडी वहां पे तकरीबन 40%, 50% से ज्यादा लोग खत्ते गुर्बत से नीचे? यकीनन भारत के अंदर एक क्राइसिस तो मौजूद है, और जब से मोदी सरकार आई है तो नेचुरली ये भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत के बाहर जो इवन उनके जो दोस्त ममालिक हैं वो भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जो भारत अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझता था, शायद वो जमहूरियत अब नहीं रही। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। और अकलियतों के हकूक की बात हो, ये किसानों के एहतजाज की आपने बात की, वो नवंबर से वहां पे सरापा एहतजाज हैं, और बज़ाहिर मोदी सरकार ने कहा कि ये रिफॉर्म्स जो लाई गई थी वो इन फार्मर्स के हक में लाई गई थी, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि इन फार्मर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। बहुत उजलत में ये कवानीन पास किए गए और अब 3 माह से वहां पर वो एहतजाज कर रहे हैं, और मोदी सरकार मुज़ाकरात तो कर रही है लेकिन ये जो मुतनाज़े कवानीन इनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो यकीनन ये जो सारे मामलात हैं, इससे जो भारत की जो फाउंडेशन है, जो उन्होंने तासुब ये रखा कि वो सेकुलर रियासत हैं और जमहूरियत के अलमबरदार हैं, उसको बहुत ज्यादा धचका लगा है। और फ्यूचर यकीनन अगर यही पॉलिसीज रही, बड़ा अनसर्टन नजर आ रहा है। काम इसके साथ पुलवामा ड्रामे को हम बात करें, ड्रामा ही कहेंगे, मुझसे 1 साल हो गया। नवाब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट ने सारा जो एक ड्रामा है उसका भांडा फोड़ा। इसके साथ साथ अगर हम डिसइंफो लैब की बात करें, उसकी रिपोर्ट सामने आई। इस तमाम तर चीज़ों पे जो हमें लगता है कि हम इसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस हद तक हमें कामयाबी हुई है इस हवाले से? देखिए, कामयाबी की जहां तक बात है तो मैं कहूंगा कि मतलब पार्शल कामयाबी आप उसे कह लें। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि शायद जो भारत जो मर्जी करे, क्योंकि उसकी जो मुआशी एक क्लाउड है, और फिर जो अमेरिका को जरूरत है भारत की चीन के खिलाफ, वो ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इवन जो बहुत से हमारे दोस्त ममालिक हैं शायद भारत के ऊपर उस तरह से तनकीद नहीं करते जिस तरह से उनको तनकीद करनी चाहिए। अगर भारत के मुकाबले में ये गलतियां या इस तरह के काम पाकिस्तान ने किए होते तो शायद पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल होता। और ऑलरेडी आप देखें कि पाकिस्तान जो फैटफ की ग्रे लिस्ट है उसके अंदर मौजूद है। दो के पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि ये ज्यादा मामला पॉलिटिकल है टेक्निकल से ज्यादा, और अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है तो भारत का रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो कामयाबी जिस तरीके से हम हासिल करना चाह रहे थे उस तरीके से हुई नहीं है, और होना वो शायद इतना मुमकिन भी नहीं है। उसकी वजह यह है
कि जब भारत के साथ बाकी दुनिया के मुआशी इंटरेस्ट जुड़े हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि 1 अरब 30 करोड़ की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट होती है। और जो रियल पॉलिटिक्स जब होती है तो वहां पर बिजनेस, ट्रेड और कमर्शियल जो टाइज होती हैं वो लोग ज्यादा उसको अहमियत देते हैं, बजाय इसके कि वो असूलों पर और दूसरे मामलात पर बात करें। ठीक है, इसमें अब ये बड़े अहम नुकात हैं जिनकी जानिब आपने इशारा किया है। एक तो जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपनी स्पीच की थी तो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि दुनिया फैसला करे कि क्या वो इंसानियत के ऊपर मईशत को तरजीह दे रही है। बहुत बड़ा सवाल हमने उठाया, फिर हमने डोजियर्स भी दिए, फिर जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट थी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अपनी, वो एक बहुत बड़ा सबूत थी कि इस वक्त किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। फिर कमला हैरिस का जो रिसेंट स्टेटमेंट है, इसी तरह से जो बाइडन के हवाले से आप खुद भी बात कर चुके हैं हमारे शोज के अंदर कि वो भी बड़े कंसर्न है कश्मीर की सिचुएशन को लेकर। तो अगर ये सारी चीजें पाइल अप हो जाती हैं, हम कैसे इसको, पाकिस्तान कैसे इसको दुनिया के सामने रखे? ऐसा कौन सा मीडियम हो कि जिससे कम से कम इसका इंपैक्ट आए, बयानात की हद तक ना हो? कामरान, आप क्या सजेशन दे सकते हैं इस मामले पे? मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए काम है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमें इंटरनल कंसेंसस की भी जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर की अगर बात करें या भारत की पॉलिसीज की बात करें, हमने कश्मीर डे मनाया, बड़ी अच्छी बात है, हर साल हम मनाते हैं। और ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ने मुजफ्फराबाद में जाकर रैलियों का इनेकाद किया। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि वो रैलीज एक प्लेटफॉर्म पे होती? हम बातें तो करते हैं कि शायद हमारा इत्तेफाक राय मौजूद है, लेकिन फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी भी करते हैं। ये जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, मेरे ख्याल में इसके अंदर सबसे पहले एक बाई पार्टिजन कंसेंसस होना बहुत जरूरी है कि भारत और कश्मीर के हवाले से हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। अगर ये हम काम कर लें तो शायद हमारा आधा ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो जाता है। फिर उसके बाद जो आपने ये जो काम करना है, मेरे ख्याल में एक तो हम इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी बातें उठाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में हो, OIC में हो या बाकी जितने फोरम्स हैं, आई थिंक वो तमाम उसकी इफेक्टिवनेस तब साबित होती है जब आपके बायलैटरल रिलेशनशिप जो दुनिया के साथ वो बहुत बेहतर हो। मसलन अगर आपके अमेरिका के साथ, आपके मगरब के साथ जो बायलैटरल सतह पर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी सिक्योरिटी काउंसिल में भी, वो रिफ्लेक्ट होगी OIC में भी, वो रिफ्लेक्ट होगी UN की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी। और वो बायलैटरल रिलेशनशिप आपके कैसे बनेंगे, उसको आपको तरजीह देनी पड़ेगी जब आप दूसरी दुनिया के साथ या दूसरे ममालिक के साथ अपने ट्रेड एंड कमर्शियल इंटरेस्ट जोड़ेंगे। वो फिर आपके पास एवरेज होता है जहां पर आप बार्गेन करते हैं। और एग्जैक्टली जो मैं पहले कह रहा था, भारत वही काम करता है कि वो जितनी मर्जी गलतियां कोताहियां करे कश्मीर के अंदर के साथ नापास सलूक रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं बाकी दुनिया के साथ वो इतने जुड़े हुए हैं कि वहां पर वो उसका एडवांटेज लेते हैं। तो हमें भी शायद उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात जो आपने की हमारे सामने एक प्लान की सूरत में। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में आपको मालूम है अमन मशक़ें हो रही हैं, तकरीबन 45 ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ये भारत का एक देरीना ख्वाब था कि पाकिस्तान को तनहा कर दिया जाए। एंड दे हैव स्पेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन देयर प्रोजेक्ट कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो, इसका इमेज खराब हो, एक टेररिस्ट नेशन के तौर पे आए। 45 टॉप नॉच कंट्रीज तकरीबन सभी दुनिया के हमारे साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। आज थर के अंदर भी कुछ मशक़ें हो रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का जो ओवरऑल इमेज है क्रिकेट की सूरत में, स्पोर्ट्स की सूरत में बेहतर हो रहा है, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में। तो भारत की किस हद तक नाकामी आप देखते हैं और पाकिस्तान की किस हद तक कामयाबी देखते हैं इस सारी सूरत हाल में? मेरे ख्याल में इसका जवाब जो है वो भारत के अपने जो कमेंटेटर हैं, परवीन सुहाने एक बड़े रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने ही अपने ट्वीट में ये कहा कि जो ये अमन मशकें हो रही हैं पाकिस्तान नेवी करवा रही है, इसमें आपने खुद बताया कि 45 ममालिक और जो अदरवाइज आपस में राइवल्स हैं, मसलन चीन भी है, रूस भी है, उसके अंदर नेटो के दूसरे ममालिक भी मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये भारत के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इन तमाम ममालिक को इकट्ठा किया और जो हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट करें डिप्लोमेटिकली, वो हमारी कोशिश नाकाम हुई है। तो अगर भारत के अपने कमेंटेटर्स ये बात कर रहे हैं और इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, तो मेरे ख्याल में उसके बाद हमारा कहना, क्योंकि हम अगर कहें तो वो नेचुरली आता है कि जी हमारा तो बायस है, लेकिन अगर उनके कमेंटेटर्स ये बात कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में इससे बड़ी अप्रूवल हो नहीं सकती। और कोई ठीक हो गया। इसके साथ साथ जिस तरह से अभी इमरान ने भी मेंशन किया और आप भी बात कर रहे थे कि ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन अगर हम भारत के दिफाई सिस्टम की भी बात करें, बहुत पैसा खर्च किया, अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो हम रिसेंट एक रिपोर्ट भी इंट्रो में शेयर कर रहे थे कि मुख्तलिफ जो गैर मुल्की मीडिया उसके मुताबिक मुख्तलिफ हथियारों के ढेर लगा रहा है, लेकिन जो कह लें ओवरऑल उनकी जो फौजी ताकत है वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं रही और ये रिपोर्ट भी आई है। वजह क्या देखते हैं आप इस सवाल की?
देखिए, ये फौज जो भारतीय फौज है, इसका बड़ा क्रॉनिक ये प्रॉब्लम है। मतलब ये सबसे पहले तो ये तब मामला शुरू हुआ जब 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ और वही माजी की तरह उन्होंने इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया। और उसके बाद ऑलमोस्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होने वाली थी। सारी ट्रूप्स मोबिलाइजेशन भारत की तरफ से भी हो गई, पाकिस्तान की तरफ से भी हो गई, लेकिन वो फौजें कई माह तक बॉर्डर पर रहीं। अगला स्टेप भारत क्यों नहीं ले सका? क्योंकि जो उनकी मूवमेंट थी, जो डिप्लॉयमेंट थी, वो इतनी स्लो थी कि भारत को अंदाजा हुआ कि अगर किसी किस्म की भी कॉन्फ्लिक्ट में हम जाते हैं तो शायद हमारा रिस्पांस तो नहीं होगा। तो उस वक्त से ही वो खदशात मौजूद थे कि बावजूद इसके कि तादाद के एतबार से बहुत बड़ी फौज है, लेकिन उनके अंदर वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसीलिए ये चीफ ऑफ डिफेंस का एक ओहदा क्रिएट किया गया कि तीनों फोर्सेस के अंदर एक हमांगी हो, कोऑर्डिनेशन हो। बेशक अमेरिका उनको असला फराम कर रहा है, अब इसराइल के साथ उनकी डिफेंस कोऑपरेशन, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है और जो रिस्पांस है, वो अभी भी कहीं ना कहीं चीजें लैग करती हैं। और बज़ाहिर तो वो शो ऑफ करते हैं, और बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी भी उनका जो डिफेंस बजट है पाकिस्तान के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, कोई मेरे ख्याल में $70 बिलियन सिर्फ उनका दिफाई बजट है। और अभी जो बजट उन्होंने पेश किया उसमें भी उन्होंने काफी इजाफा किया। तो वो मेरे ख्याल में ये जो उनके इंटरनल मसाइल हैं, जो उनकी नेशन नहीं है, और हमने चीन के साथ जो उनकी मामलात खराब हुए, जो झड़पें हुई लद्दाख में, उसमें भी हमने देखा। तो वो उस पर मेरे ख्याल में यही वजह है कि वो चीजें उनकी सामने आ रही हैं। इस्राइल और अमेरिका इसी कोशिश कर रहा है कि उनको ये तमाम जो खामियां उनकी दूर की जाएं, ताकि वो ठीक है। इसका तो सबसे बड़ा सबूत 27 फरवरी को जो सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा दावा था, 14 फरवरी के बाद वो सारी सूरत हाल दुनिया ने देख ली। अच्छा, अब डिप्लोमेटिकली हम अगर बात करें सिफारती सतह पे, ओबियसली भारत का एक इन्फ्लुएंस मौजूद है, बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर और बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और यही वजह है कि बहुत सी चीजों में भारत को लिवरेज मिल जाता है दुनिया से। सिफारती सतह पे हमने अब तक जितना भी इंगेज किया है भारत को, क्या आप बीइंग एन एनालिस्ट उससे मुतमईन है? इन केस मुतमईन नहीं है तो इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप समझते हैं कि हम सिफारती सतह पे इस तासुर को जाहिर करें? जैसे आपने फैटिफ का पाकिस्तान का जिक्र किया, बट भारत की जो तिजारती सरगर्मियां हैं वो आजादी से जारी हैं। हम कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं सिफारती सतह पे जो इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पे जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हो रही है और दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं? देखिए, सिफारती सतह पर तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का मौकफ है बड़ा वाज़ेह है। अगर भारत के साथ करें तो पाकिस्तान हमेशा, ये गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले भी जो हुकूमतें रही हैं, उनका एक मौकफ रहा है कि हम पीसफुल नेबरहुड चाहते हैं, और भारत समेत बाकी जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और उस हवाले से हमेशा पाकिस्तान ने, अगर आप अभी भी देखें तो 2-3 बयानात जो हमने कश्मीर डे मनाया, उसमें आर्मी चीफ ने पहले ये बयान दिया कि हम डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल तरीके से ये जो कश्मीर का मसला है मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी तरह की एक ऑफर भारत को की कि अगर वो एक स्टेप लेंगे तो हम 2 स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान का जो मौकफ है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन क्योंकि भारत इस वक्त बात करने के मूड में नहीं है, तो अब पाकिस्तान को ये करना है कि जाहिर है कि अपनी आपने सिफारती कोशिश, खास करके जो आपने कहा कि अमेरिका की जो नई इंतजामिया आई है, वो जो बाइडेन तो इस खित्ते से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन अगर वो भी देखें कि शायद वहां पे भी भारत का इतना इन्फ्लुएंस है कि जो उनका एक स्टेटमेंट अभी आया जिससे कंट्रोवर्सी हुई, दो कि उन्होंने बाद में उसकी वजाहत भी की कि स्टेट डिपार्टमेंट ने जब एक ट्वीट किया जिसमें मकबूजा कश्मीर में जो इंटरनेट को बहाल किया गया था, तो उन्होंने इंडियाज जम्मू एंड कश्मीर लिखा, जिस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया। फिर उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने वजाहत की कि उनकी कश्मीर की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तो मुझे लगता है कि जो इंडियन लॉबी है वो ट्राई कर रही है इन्फ्लुएंस करने की। उन्होंने एक शरारत की कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आता है। तो ये चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं हमारे लिए। मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म हमें यही करना है कि सबसे पहले अपने जो इंटरनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं सॉर्ट आउट करने। पॉलिटिकली आप स्ट्रांग होंगे तो यकीनन जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर भारत के साथ या किसी और के साथ बैठेंगे तो आपके पास ज्यादा लेवरेज होगा और आपकी सिफारती सतह पर बात भी सुनी जाएगी। कोशिश करती रहनी चाहिए कि जितनी हम आवाज उठा सकें कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर। इट्स मोर ऑफ एन इकोनॉमिक वॉर रादर देन जो दीगर कन्वेंशनल वॉर है। थैंक यू वेरी मच कामरान फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त तज़िया आपने हमारे सामने रखा। मुआशी तौर पर बेहतर होना होगा, सिफारती तमाम ज़राए को हल करना होगा और उसके बाद ही हम बेहतर नताइज दे सकेंगे। दूसरी जानिब जो इंडिया में पंजाब में बॉर्डर के उस पार रहने वाले इंडियंस हैं या सिख हैं, उनको ये भी देखना होगा कि एक जानिब पाकिस्तान अपनी
बाहें खोलकर उनके लिए करतारपुर कॉरिडोर खोल देता है और विद इन मंथ्स खोल देता है, और दूसरी जानिब उसी भारत के अंदर जिसके वो शहरी हैं वहाँ पे उनको उनका बुनियादी हक नहीं दिया जा रहा और किसान सड़कों पे हैं, तो ये सवाल भारत को आने वाले वक्त में बहुत तंग करेगा। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।